हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ कोचिंग क्लासेस फॉर एमपी एडीपीयू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये एक बहुत छोटा सा एक्ट है और एमपी एडीपीयू में इस एक्ट से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये एक छोटा सा एक्ट है, सिंपल एक्ट है, इंटरेस्टिंग एक्ट है और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 7 से 8 जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं गए हैं। तो टोटली अगर हम बात करें तो एक मार्क्स गेनिंग एक्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस एक्ट की कुछ डेट्स देखते हैं। जो सबसे पहली डेट है इसकी वो है 20 मई 1961। इस दिन इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। फिर दूसरी जो डेट है इसकी फ्रेंड्स 1 जुलाई 1961, इस दिन को ये लॉ अप्लाई हुआ था। और इस जो एक्ट है इस एक्ट का इफेक्ट क्या है, तो इस एक्ट का इफेक्ट है भविष्यलक्षी, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा भविष्यलक्षी। जिस दिन से ये लागू हुआ है उस दिन से बाद से जो भी दहेज से लेने देने से संबंधित हैं, जो भी कार्यवाहियाँ हैं वो सभी इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलेंगी। इस एक्ट का उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है हमारा, दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए। तो ये जो एक्ट है हमारा अधिनियम है, इसका उद्देश्य क्या है, दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए, मीन्स दहेज को देने को और लेने को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। ये जो एक्ट है हमारा, ये भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो इसका जो नंबर है आपको वो भी याद रखना है, 12वें वर्ष में संसद ने इसको अधिनियमित किया है। अब देखिए सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। लेकिन फ्रेंड्स अब हमको ये याद नहीं करना है क्योंकि अब हमारे जो सारे एक्ट हैं वो संपूर्ण भारत पर अप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स सेक्शन 2 में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक एलिमेंट हमको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो टेक्निकल टर्म्स जो बताई गई हैं उनका एक एक करके मैं आपको अर्थ समझाती चलूँगी। देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है कि दहेज से कोई भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, तो सबसे पहले हमको संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति टर्म को समझना है। संपत्ति कोई भी चल संपत्ति हो सकती है, कोई भी अचल संपत्ति हो सकती है। मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो कि आईपीसी के सेक्शन 30 में बताया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट के मार्फत कोई भी अधिकार किसी व्यक्ति को देता है, समाप्त करता है, निर्बंधित करता है या कोई नए अधिकार सृजित करता है, तो वो सब चीज़ें किस में कवर हो जाती हैं, मूल्यवान प्रतिभूति में। जैसे कि हम अगर एक दो एग्जाम्पल इसके लेंगे तो हमारी जो गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, चेक है, वचन पत्र है, आदि सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी मूल्यवान प्रतिभूति। तो इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात, मतलब ये जो संपत्ति है, मूल्यवान प्रतिभूति है, ये कब दी गई हो, विवाह के समय दी गई हो, विवाह के पूर्व दी गई हो या विवाह के पश्चात किसी भी समय दी गई हो। अब दी गई है, किसने किसको दिया है, तो ये समझना भी ज़रूरी है। तो आगे इसको बताया गया है विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को। अब देखिए फ्रेंड्स हमको ऐसा इसमें ज़्यादा ये नहीं समझना है कि जैसे कि हम देखें कि सिर्फ जो वधू है उसकी साइड से गिफ्ट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं जहाँ पर क्या है वर पक्ष द्वारा भी इस तरीके का दहेज वगैरह दिया जाता है। तो हम क्या याद रखेंगे कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या फिर विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा, मतलब जो विवाह की जो पार्टीज़ हैं उनके माता पिता द्वारा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है पक्षकारों की तरफ से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को आप दे रहे हैं, रिलेटिव को दे रहे हैं, फ्रेंड को दे रहे हैं, या फ्रेंड दे रहा है, रिलेटिव दे रहा है, मतलब कोई भी दे रहा है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, विवाह के पक्षकार की तरफ से वो होना चाहिए। लेकिन वो किस संबंध में होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में। वो जो आपने संपत्ति या जो मूल्यवान प्रतिभूति वो जो आप दे रहे हैं वो किस संबंध में होना चाहिए, उक्त विवाह के संबंध में। या तो आपने उसको प्रत्यक्षतः दिया हो या फिर अप्रत्यक्षतः। प्रत्यक्षतः मीन्स कि आपने उसको जैसे कैश दे दिया है, कुछ भी कोई आपने कार दे दी है, एसी दे दिया है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो प्रत्यक्षता है ना। और अप्रत्यक्षता में क्या हो जाएगा, जैसे उन्होंने बोल दिया है ना, हम जैसे बोलते हैं वर पक्ष के द्वारा बोल दिया गया है कि अरे हमारा फ्रेंड है,
हमारे बेटे का एक फ्रेंड है, तो उसको ज़रा उसको आप ज़रा 1-2 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, तो आपने वो पहुंचा दिए, तो ये क्या हो गया एक तरीके से इनडायरेक्टली। या फिर आपने बोल दिया शादी में हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर आप लड़की वालों के साथ शॉपिंग करने चले गए, है ना, आपने ज्वेलरी खरीद ली और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लिया, बिल किसने पे किया, लड़की वालों ने, है ना। तो इस तरीके की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अप्रत्यक्षता। तो उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो वो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यक्षता दी गई है या अप्रत्यक्षता दी गई है, या फिर दिए जाने का करार किया गया है। मीन्स अगर आपने दहेज को लेने या देने के लिए भी कोई करार किया है तो वो भी दहेज में आएगा, कि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, शादी के इतने समय बाद इतने पैसे दे देंगे, या फिर जो हमारा मकान है वो आपके नाम कर देंगे, या जो हमारा प्लॉट है वो आपके नाम कर देंगे, ये या आपके बेटे के बिजनेस में हम इतना पैसा लगा देंगे। तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट भी अगर आपने किया है तो वो एग्रीमेंट भी दहेज में ही कवर होगा। अगला, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत लागू होती है, महर इसके अंतर्गत नहीं आता। मीन्स महर जो है वो दहेज में कवर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो महर है वो दहेज में इंक्लूड नहीं होता है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में बताया गया है मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है। मीन्स जो आईपीसी में जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है वही डेफिनेशन है, हम यहाँ पर उसका वही अर्थ लगाएंगे जो कि आईपीसी में उसका अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मीन्स दहेज क्या है, किसी भी समय दिया जा सकता है, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी भी अन्य व्यक्ति को, बट उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में वो दिया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, दहेज में कवर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। सेक्शन 3 है वो ये बात करता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या फिर दहेज लेगा या दहेज का लेना या देना दुष्प्रेरित करेगा तो कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दहेज लेने या देने के लिए शास्ति क्या होगी कि अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है या दुष्प्रेरित करता है दहेज को लेना या देना, तो उसके लिए दुष्प्रेरण का हमको आईपीसी के अकॉर्डिंग चलना है। दुष्प्रेरण कैसे कैसे हो सकता है, षड्यंत्र कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, या किसी व्यक्ति को आप दहेज लेने के लिए उकसा रहे हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ऐसा माना जाएगा कि वो सेक्शन 3 का ऑफेंस आपने किया है। तो पनिशमेंट कितना होगा, 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, कितना भी हो सकता है बट 5 वर्ष से कम का किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और फाइन जो जुर्माना है वो 15,000 रुपये या फिर जो दहेज का जो वैल्यू होगा, टोटल जो वैल्यू होगा दहेज का, इन दोनों में से जो भी अधिक हो उससे कम नहीं होगा। अगला परंतु है, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएं 5 वर्ष से कम की किसी भी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकता है। मीन्स अगर कोर्ट चाहे तो जो सेक्शन 3 में जो पनिशमेंट है उसको 5 वर्ष से कम का भी वो दे सकता है, पर परिस्थितियां क्या होंगी, कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कोई विशेष कारण या पर्याप्त कारण अगर कोर्ट निर्णय में लिखबद्ध करते हैं तो 5 वर्ष से कम का भी कारावास दे सकते हैं। तो 5 वर्ष से कम का कारावास भी कैसे दे सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि लड़के लड़की की शादी फिक्स हो गई, टाइम 15 दिन बाद शादी है, जब शादी फिक्स हुई उस समय लड़के वालों ने कोई डिमांड नहीं की, बोला हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अब जैसे ही शादी की डेट नज़दीक आई उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलते हैं कि आप हमें जो भी फलदान होगा उसमें आप इतना देंगे, ये मटेरियल हमें चाहिए, साथ ही साथ हमारे जो रिलेटिव्स होंगे उनको जब आप विदा करेंगे तो ये सामान उनको आपको देना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में लड़की वाले क्या करें, शादी का टाइम नज़दीक आ गया है तो वो शादी भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जो भी जिस भी तरीके से सारी चीज़ें कलेक्ट की और फिर लड़के वालों को दे दी। उसके बाद भी वो लड़के वाले लड़की को परेशान करते हैं, शादी हो गई है फिर भी लड़की को परेशान करते हैं दहेज के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब लड़की अगर दहेज का केस फाइल करती है और उसने अगर ये बात बोली है कि हमने क्यों दिया इनको, तो जैसे बोला है कि विवश होना पड़ा हमको उन सब चीज़ों को देने के लिए,
तो फिर ऐसी स्थिति में खुद के स्टेटमेंट पर, जो लड़की है उसके खुद के स्टेटमेंट पर तो उसको अभियोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें लड़के वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। लड़के वाले बोलेंगे सर सेक्शन 3 में दहेज लेने और देने दोनों के लिए पनिशमेंट है, तो इन्होंने दिया है तो इनको भी पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट क्या करेगा, 5 वर्ष से कम का पनिशमेंट भी दे सकता है। तो वो पर्याप्त और विशेष कारण क्या होंगे कि इनको एक विवश किया गया था और इस वजह से इनको क्या है, दहेज देना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या बताया गया है, उपधारा 1 की कोई भी बात, मीन्स जो सब क्लॉज 1 में बताया गया है उसकी कोई भी बात ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त मांग किए बिना दी जाती हैं उसके संबंध में लागू नहीं होंगी। इसका परंतु भी हम इसके साथ पढ़ते हैं, परंतु तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं। मीन्स ये बोल रहे हैं कि जो सब क्लॉज 2 में जो बातें बताई गई हैं वो दहेज नहीं मानी जाएंगी। कब नहीं मानी जाएंगी कि कोई गिफ्ट दिए, मीन्स उस निमित्त किसी भी तरीके की कोई मांग नहीं की गई थी, अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति जो विवाह के पक्षकार हैं, उनके रिलेटिव हैं, कोई भी व्यक्ति है वो वधू को विवाह के समय उसके मांग किए बिना कोई भी गिफ्ट देता है तो वो दहेज नहीं कहलाएगी। किंतु वो दहेज कब नहीं कहलाएगी, जब ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन जो पीछे लिस्ट बताई गई है उसमें आपने ऐसी भेंट को है ना मेंशन किया हो। इस एक्ट के पीछे एक लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसमें ये बताया गया है कि जो भी लिस्ट वर या वधू को विवाह, जो भी गिफ्ट वर या वधू को विवाह के समय मिलती हैं वो क्या करेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, दोनों उस पर सिग्नेचर करेंगे। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने उनको वो गिफ्ट दी है उसका भी, उसके बारे में भी मेंशन किया जाएगा, उसके जो भी उनके साथ वर या वधू के साथ उस व्यक्ति का रिलेशन होगा उस रिलेशन को भी उसमें मेंशन किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई गिफ्ट दी गई है तो वो दहेज में कवर नहीं होगी। इसका सब क्लॉज बी क्या बात कर रहा है, सब क्लॉज बी कह रहा है कि ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त मांग किए बिना दी जाती हैं उनके संबंध में लागू नहीं होंगी। इसके साथ भी वही परंतु है, परंतु यह तब की जबकि ऐसी भेंटें अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की थी। मतलब वधू वर को कोई भेंटें दी हैं, उसने मांग नहीं की थी और उनको लिस्ट बनाई गई है तो वो भी दहेज में कवर नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला परंतु है हमारा कि यह और जहाँ ऐसी भेंटें वधू या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती है वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं है। मतलब कोई भेंटें जो वधू द्वारा दी जा रही हैं, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इनको संरक्षण दिया गया है कि कोई भेंटें जो वधू द्वारा दी जा रही हैं या वधू की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दी जा रही हैं जो वधू का रिलेटिव है, और जो गिफ्ट है वो कैसी है, वो रूढ़िगत प्रकृति की है कि मतलब रूढ़ियों के अनुसार वो चीज़ें दी जाती हैं और उनका मूल्य जो व्यक्ति उनको दे रहा है उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है उससे ज़्यादा का नहीं है, तो वो भी दहेज में कवर नहीं होगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमारी शादियों में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं, उनमें कुछ ऐसी रस्में भी होती हैं जो कि रूढ़िगत प्रकृति की होती है। जैसे फलदान होता है, दरवाजे पर कुछ दिया जाता है, तो उनमें क्या है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जाती है। तो वो जो गिफ्ट उसको दी जा रही है वधू की तरफ से या वधू के नातेदार द्वारा जो गिफ्ट दी जा रही है वो रूढ़िगत प्रकृति की, और जो व्यक्ति उसको दे रहा है वो उसकी वित्तीय स्थिति से ज़्यादा की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो दहेज में कवर नहीं होगी। लेकिन अगर वो उसकी स्टेटस से ज़्यादा की है, मान लो वो व्यक्ति वो चीज़ दे ही नहीं सकता है ना, तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या हो जाएगा, वो दहेज में कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हम अब अगला सेशन नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।